हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिविक्स में चैप्टर 1 को कंटिन्यू करेंगे और आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है विश्व स्तर पर लोकतंत्र। जिस तरह से हमारे देश में भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार है, उसी तरह से दुनिया के कई सारे देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकारों का गठन हो गया है और लोकतंत्र का विस्तार धीरे धीरे होता जा रहा है। क्या पूरे विश्व स्तर पर भी कोई लोकतंत्र है? वैश्विक स्तर पर कोई लोकतंत्र है? कोई ऐसी एक लोकतांत्रिक सरकार है जो पूरे विश्व को नियंत्रित करती है? जवाब है नहीं है। कोई भी एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार इस दुनिया में नहीं है जो पूरे विश्व को नियंत्रित करती हो, जो पूरे विश्व पर शासन करती हो, जैसे कि किसी एक लोकतांत्रिक देश की सरकार उस देश पर लोकतांत्रिक ढंग से शासन करती है। तो क्या इसका अब यह मतलब निकाला जाना चाहिए कि दुनिया में लोकतंत्र है ही नहीं? दुनिया के सभी देशों को नियंत्रित करने के लिए कोई लोकतांत्रिक संस्था है ही नहीं? इसका भी जवाब है नहीं। लोकतांत्रिक एक संगठन है इस पूरे विश्व स्तर पर और उसके कई सारे अंग हैं जो इस विश्व स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने के लिए प्रयासरत हैं। और वैसी एक संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समाप्ति के बाद यह देखा गया कि दुनिया भर में लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग घायल हुए, लाखों लोग जीवन भर के लिए अंग अपंग हो गए, अपाहिज हो गए, लाखों औरतें विधवा हुई और लाखों बच्चे अनाथ हो गए, लाखों वृद्ध बेसहारा हो गए। एक ऐसा तांडव जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों को प्रभावित किया था, लोगों के साथ साथ पर्यावरण को भी प्रभावित किया था बुरी तरह से। तब ऐसी जरूरत महसूस हुई थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो ऐसे किसी भी युद्ध को होने से रोक सके। और तब लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। लेकिन लीग ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहा। विश्व स्तर पर शांति कायम करने में वो असफल रहा। जिस उद्देश्य को लेकर उसे बनाया गया था, उस उद्देश्य की प्राप्ति वो नहीं कर सका, विश्व युद्ध को नहीं रोक सका। और द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में 1939 में शुरू हो गया। और यह विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तुलना में ज्यादा घातक हुआ, ज्यादा खतरनाक साबित हुआ, ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ। जान माल की जितनी क्षति फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुई थी, उससे कई गुनी ज्यादा जान माल की क्षति और पर्यावरण की क्षति इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई। जितने लोग, जितना बड़ा क्षेत्र फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुप्रभावित हुआ था, उससे कई गुना ज्यादा यह कुप्रभाव सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखने के लिए मिला। जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ
तो एक बार फिर से यह जरूरत महसूस होने लगी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई ना कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो संस्था ऐसे किसी भी विश्व युद्ध को होने से रोक सके, इन तबाहियों से बचा जा सके। पर वो संस्था लीग ऑफ नेशंस की तुलना में ज्यादा ताकतवर और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो। लीग ऑफ नेशंस की तरह वो फेल्यूर ना हो। और एक बार फिर से 24 अक्टूबर 1945 को 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया इसी लक्ष्य के साथ। और आज हम जब आपको पढ़ा रहे हैं और आप हमसे पढ़ रहे हैं, सन 2020 में 1945 से लेकर के 2020 तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो पाया। यानी कि अपने उस मुख्य उद्देश्य में यह संयुक्त राष्ट्र संघ पूर्णतः सफल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ उसके कई और भी उद्देश्य थे, जैसे कि विश्व स्तर पर शांति कायम रखना, विश्व स्तर पर समानता कायम करना, बराबरी कायम करना, और इस कला में और भी कई सारे उद्देश्य थे। लेकिन उन उद्देश्यों की प्राप्ति में यह संयुक्त राष्ट्र संघ पूर्णतः सफल नहीं हो पाया है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता की बात करें और उसका सफलता की बात करें तो यही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत हद तक अपने उद्देश्यों में सफल भी रहा है और बहुत हद तक असफल भी रहा है। कहां कहां सफलता उसको मिली और कहां कहां सफलता मिली, ये जानने से पहले आइए इसका एक हम परिचय करते हैं उस संस्था का जिस संस्था का अस्तित्व इस दुनिया में आया 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग यूएनओ कहते हैं। क्या है यूएनओ? संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? व्हाट इज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन? जवाब है दुनिया भर के देशों का एक वैश्विक संगठन है। दुनिया भर में जितने भी देश हैं उन सभी का विश्व स्तर पर एक संगठन है, एक संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ। और किस लिए संगठन बनाया गया? विश्व स्तर पर सुरक्षा को कायम करने के लिए। यानी कि दुनिया का एक ताकतवर देश दुनिया के किसी भी कमजोर देश को ना सताए, उस पर आक्रमण ना करे, उसको अपना उपनिवेश ना बनाए, उसको अपना गुलाम ना बनाए, किसी भी मायने में दुनिया में छोटा हो या बड़ा हो कोई युद्ध ना हो, उस युद्ध को टाला जा सके। स्वास्थ्य दुनिया भर के लोगों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी लिंग के हो, किसी भी उम्र के हो, सबको अच्छा स्वास्थ्य मुहैया हो। शिक्षा, सबको अच्छी शिक्षा मिले, विश्व में शांति कायम हो, किसी भी तरह से विश्व में शांति ना हो। मुद्रा, दुनिया भर में मुद्रा का जो चलन है उस मुद्रा को नियंत्रित किया जाए। मुद्रा के प्रवाह को, मुद्रा मतलब मनी, पैसा, उसको नियंत्रित किया जाए, उसके प्रवाह को नियंत्रित किया जाए और जरूरतमंद देशों की मदद की जाए। श्रम, लेबर, दुनिया भर में मजदूरों की जो दुर्दशा है उस दुर्दशा को दूर की जाए और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा की जाए।
पर्यावरण जो बुरी तरह से संतुलित होता चला जा रहा है, मानव की छोटी बड़ी जाने अनजाने में की गई गलतियों की वजह से, हम प्राकृतिक संसाधनों का जरूरत से ज्यादा दोहन करने से, उसका इस्तेमाल करने से उस पर अंकुश लगाया जा सके, पर्यावरण में संतुलन कायम किया जा सके। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, शांति, मुद्रा, श्रम, पर्यावरण और भी बहुत सारी चीजें, उन सभी को नियंत्रित करने के लिए, उन सब उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए इस वैश्विक संस्था के पास अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने के अधिकार हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाएगी और दुनिया भर के देशों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करेगी, उनमें परस्पर सहयोग कायम करेंगे। तो अब हम अगर बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, तो हम यही कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया भर के देशों का एक ऐसा वैश्विक संगठन है जो विश्व में सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, शांति, मुद्रा, श्रम, पर्यावरण आदि जैसे विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाती है और दुनिया भर के देशों में हर महीने में परस्पर सहयोग स्थापित करने का काम करती है। वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में यूएनओ। इस संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होते हैं, जनरल सेक्रेटरी, और उन्हीं के नेतृत्व में यह वैश्विक संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ काम करता है। इसके कई सारे अंग हैं अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जिसमें से एक अंग है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इसी की जिम्मेदारी है विश्व में सुरक्षा और शांति कायम करने के। दुनिया के देशों के बीच में कोई युद्ध नहीं हो, कोई विश्व युद्ध का रूप ना ले, उसको नियंत्रित करने के लिए, विश्व स्तर पर शांति कायम करने के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी गई है संयुक्त राष्ट्र संघ के इसी अंग को, जिसको कि हम लोग सुरक्षा परिषद कहते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो यहां बात करी गई थी स्वास्थ्य की, कि दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करती है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, दुनिया भर के देशों के बीच में सही ढंग से व्यापार स्थापित करने के लिए जो भी आवश्यक नियम और कानून हैं वो ये संस्था बनाती है और दुनिया भर के देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कायम कराती है। WLO, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मजदूर संगठन या विश्व मजदूर संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के संघ का काम है दुनिया भर के मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसका फुल फॉर्म है। यह संस्था बच्चों के, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड कहा ना, बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है, उनके विकास के लिए काम करती है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को दुनिया में शिक्षा, एजुकेशनल, सोशल सामाजिक, कल्चरल सांस्कृतिक, इन सब के विकास के लिए और इन सभी को नियंत्रित करने के लिए काम ये संस्था करती है। IMF,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के जरूरतमंद देशों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से इस संस्था का निर्माण किया गया है। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, यह भी दुनिया भर में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई है। ये सब के सब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं और सबका काम अलग अलग है। अब सवाल उठता है कि ठीक है, विश्व स्तर पर कोई सरकार नहीं है, कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है जो पूरे देशों पर अपना शासन स्थापित करे, लेकिन कुछ हद तक वैसा ही काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जरूर है, और उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। वो संस्था है। ये बिल्कुल 100% 100% एक सरकार की तरह तो काम नहीं करती, लेकिन फिर भी बहुत हद तक यह एक सरकार जैसा काम करती है और विश्व को कई मायनों में नियंत्रित करती है। तो ये तो है, कुछ तो है ना। अब एक और सवाल मन में उठता है कि हम तो पढ़ रहे हैं विश्व स्तर पर लोकतंत्र, दुनिया के देशों में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा है, और ये जो पूरा पाठ है लोकतंत्र पर ही है। लोकतंत्र के उतार चढ़ाव पर हमने अध्ययन किया है, और चूंकि यहां पर हम चर्चा ही इस पूरे पाठ में शुरू से अंत तक लोकतंत्र पर कर रहे हैं, इसलिए ये प्रश्न उठना, सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यह लोकतांत्रिक है? जवाब देना आसान नहीं है। पहले देखते हैं, विचार करते, फिर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह लोकतांत्रिक है या नहीं है। तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 152 सदस्य देश हैं। दुनिया भर के 152 देशों ने इस संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ले रखी है। हमारा देश भारत भी इसका एक सदस्य है। और जिस तरह से हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए एक संसद है, पार्लियामेंट, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उस पार्लियामेंट में पहुंचते हैं और बहुमत के आधार पर वो देश को चलाने के लिए नियम और कानून बनाते हैं। ठीक उसी तरह यहां भी पार्लियामेंट जैसी, संसद जैसी एक चीज है जिसको कि महासभा कहते हैं, जनरल असेंबली, महासभा उसको कहते हैं। और इस महासभा के 192 सदस्य देश हैं। हर देश से प्रतिनिधि चुन करके इस महासभा में आते हैं। हर प्रतिनिधि देश के पास एक वोट होता है, जैसे हमारे पार्लियामेंट में होता है, यहां भी एक वोट होता है। ये 192 सदस्य देशों के प्रतिनिधि जिसको अपना नेता चुनते हैं, उसके नेतृत्व में उसे अध्यक्ष कहते हैं। उस अध्यक्ष की अध्यक्षता में हर साल यहां पर बैठक होती है और उस बैठक में विभिन्न विषयों पर नियम और कानून बनाने पर चर्चा होती है। फिर वोटिंग होती है और उस वोटिंग के आधार पर, बहुमत के आधार पर नियम और कानून बनाए जाते हैं और उस नियम और कानून को दुनिया भर में अमल में लाया जाता है, उस पर काम होता है। फिर यहां तक तो हमें ऐसा लगा कि तो बिल्कुल हमारे देश की तरह है, यहां पर सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से ही होता है। लेकिन जरा इसका जो सबसे अहम अंग है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, इस पर विचार करें। इसे सुरक्षा परिषद के पास जिम्मेदारी है पूरे विश्व में शांति कायम करने के लिए और सभी देशों की सुरक्षा को मुहैया कराने के लिए, सभी देशों की सुरक्षा की रक्षा करने के लिए। इसे सुरक्षा परिषद के पास वो जिम्मेदारी है। इस सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर और 10
अस्थायी सदस्य हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स। ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं, एक बार चुन लिए गए तो हमेशा के लिए चुन लिए गए। इनको हटाना आसान ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, एक तरीके से नामुमकिन है। और इस 5 अस्थायी सदस्य जो है, इनको एक विशेष पावर मिला हुआ है जिसको कि हम लोग वीटो पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? वीटो पावर। इस वीटो पावर का अर्थ होता है कि अगर इस 5 देश में से किसी भी एक देश ने किसी काम को करने से अगर मना कर दिया या किसी कानून को बनने से रोक दिया तो वो काम कतई नहीं हो सकता, वो कानून कतई नहीं बन सकता। ये होता है वीटो पावर। तो इन 5 देशों को वीटो पावर मिला हुआ है और कई बार इन देशों ने उस वीटो पावर का प्रयोग किया है। हमारे देश के खिलाफ उस वीटो पावर का प्रयोग इस चीन ने कई बार किया है। और ये जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, पहले ये जान ले 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन सा। अमेरिका कहने का अर्थ यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, अमेरिका महादेश नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको कि यूएसए, यूनाइटेड नेशंस ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसी से अर्थ यहां पर हमारा अमेरिका से है। फिर रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स है, 5 परमानेंट मेंबर्स जिनके पास वीटो पावर है। ये जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, इन 10 अस्थायी सदस्यों को आम सभा, यानी कि ये महासभा के अंदर आम सभा इनको 2 वर्ष के लिए चुनती है अपने वोटिंग के द्वारा, और 2 साल के बाद फिर उस देश की जगह किसी और देश को चयन किया जाता है। तो ये सिर्फ 2 साल के लिए एक बार में चुने जाते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है, टर्म होता है, वो 2 इयर्स का होता है सब प्रत्येक अस्थायी सदस्य का। तो हम यहां पर देखते हैं कि सुरक्षा परिषद में हैं तो कुल 15 देश सदस्य, लेकिन इनको अस्थाई बनाया गया, इनको अस्थाई बनाया गया। एक तो भेद यहीं पर उत्पन्न हो गया, जो बताता है, कहीं ना कहीं संकेत देता है कि यह लोकतांत्रिक नहीं है। इन देशों को सिर्फ 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, इनको हमेशा के लिए बना दिया गया है। इनको हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर ये तो 2 साल के बाद चुने भी जा सकते हैं दोबारा, और नहीं भी चुने जा सकते हैं। इनको वीटो पावर मिला हुआ है। इनमें से एक देश, कोई भी एक देश दुनिया में किसी भी अहम नियम को, कानून को बनने से रोक सकता है, किसी एक महत्वपूर्ण कार्य को होने से रोक सकता है, अपनी जिद पर आकर के, अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके। लेकिन ये 10 के 10 सारे के सारे अस्थायी सदस्य भी छटपटा करके रह जाएंगे, तब भी ऐसे किसी महत्वपूर्ण फैसले को ना तो ये अमल में ला सकते हैं, ना अमल में आने से ये रोक सकते हैं। सब कुछ भी नहीं कर सकते। यहां पर इन अधिकारों को लेकर के अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की कमी दिखाई देती है। इसी का संयुक्त राष्ट्र संघ का एक दूसरा अंग है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके कुल 177 सदस्य देश हैं, परंतु इन सभी देशों को एक बराबर वोट का अधिकार नहीं मिला हुआ है। सबको इक्वल वोटिंग राइट नहीं है। यहां पर वोटिंग राइट इस बात पर है कि किसका इकोनॉमिक जो कंट्रीब्यूशन है, आर्थिक जो योगदान है इस IMF में, वो कितना है। जिस देश का जितना ही अधिक आर्थिक योगदान है, कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, उस देश के पास उतने ही अधिक वोट हैं।
उस देश को उतने ही अधिक अधिकार दिए गए हैं, और जिस देश का जितना ही कम योगदान है, आर्थिक योगदान है, उसको उतने ही कम अधिकार दिए गए, उसको उतने ही कम वोट दिए गए हैं। इस तरीके से इसमें कुल जितने भी वोट बनते हैं उन वोटों का आधा से अधिक वोटों पर अधिकार सिर्फ इन 7 देशों का है। सिर्फ 7 देशों का है आधा से अधिक वोटों पर अधिकार। ये 7 देश हैं अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, सऊदी अरब, चीन और रूस। अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, सऊदी अरब, चीन और रूस। यहां पर एक बार फिर से अमेरिका का अर्थ वही है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। इसमें सबसे ज्यादा इकोनॉमिक जो कंट्रीब्यूशन है वो इसे अमेरिका का है, यूएसए का है, और इसीलिए सबसे अधिक अधिकार और सबसे अधिक वोट अमेरिका को ही प्राप्त है इस आईएमएफ में। बाकी जो बच गए 177 में से 7 पर तो इस देश ये हो गए जिनको आधे से अधिक वोटों पर अधिकार है। अगर आधा ही मान ले तो बच जाता है आधा, उस आधे पर 170 देशों का अधिकार है। आप सोच सकते हैं कि कितनी असमानता यहां पर है। इससे भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की कमी इस वैश्विक संगठन में है। एक और अंग की हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की। विश्व बैंक में यह देखा गया है इसका जो अध्यक्ष है उस अध्यक्ष का चुनाव हमेशा अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए के वित्त मंत्री करते हैं उनका चुनाव। इस अध्यक्ष का चुनाव, वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष का चुनाव हमेशा अमेरिका के, यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वित्त मंत्री, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, वह भी किसी न किसी अमेरिकी नागरिक का। इस पद पर शुरू से अंत तक अभी तक जो कोई भी बैठा है वह एक यूएसए का सिटीजन, यूएसए का नागरिक ही बैठा है, अमेरिका का नागरिक ही बैठा है, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। तो दुनिया के 192 देश इसके सदस्य हैं, 191 देशों को यहां कोई जगह नहीं मिली। इससे भी यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं इस अंतरराष्ट्रीय संस्था में लोकतंत्र की कमी है। तो यह हमने देखा लोकतंत्र की कमी। अब हम बात करते हैं कि क्या ये जो सुरक्षा के मामले हैं उसमें यह सुरक्षा परिषद खरा उतरी है, या जिनको सुरक्षा करने का, दुनिया भर में सुरक्षा कायम करने की जिम्मेदारी दी गई थी, वैश्विक शांति कायम करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हीं लोगों ने शांतियां भंग की, उन्हीं लोगों ने सुरक्षा के लिए खतरा उठाया, खतरा पैदा किया। उदाहरण लेते इराक का। पश्चिमी एशिया का एक छोटा सा देश है इराक, जहां पर पेट्रोलियम का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। यह देश भी ब्रिटेन का गुलाम था। सन 1932 में यह स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ। वहां पर भी लोकतंत्र कायम हुआ। वहां की सेना ने कई बार तख्ता पलट किया और उन लोकतांत्रिक सरकारों को उखाड़ उखाड़ करके फेंका। ठीक इसी तरीके से 1968 में बाथ पार्टी ने भी वहां पर तख्ता पलट किया, और उस बाथ पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन साहब के नेतृत्व में बाथ पार्टी ने सन 1968 में इराक में तख्ता पलट किया, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को उखाड़ के फेंक दिया और इन्होंने अपनी सरकार कायम कर ली। फिर सद्दाम हुसैन ने क्या किया, 1779 में 1779 में अपने आप को राष्ट्रपति घोषित करवा लिया। वो इराक के राष्ट्रपति बन गए, प्रेसिडेंट। और फिर उन्होंने
अपनी तानाशाही शुरू की इराक में, और जब तक उनकी धड़कन चलती रही तब तक इराक में उनकी तानाशाही चलती रही। ऐसा शुरू शुरू में जब सद्दाम हुसैन सरकार में आए, सत्ता में आए, तख्ता पलट करने के बाद, तो उन्होंने वहां के नागरिकों को बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए। एक मुस्लिम देश होने के बावजूद भी वहां के मुस्लिम नागरिकों को, खासकर मुस्लिम महिलाओं को, वो सारे अधिकार दिए जो दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश में वहां के मुस्लिम पुरुष नागरिकों को या महिला नागरिकों को प्राप्त नहीं है, खासकर महिलाओं को नहीं प्राप्त है। वो अधिकार सद्दाम हुसैन ने इराक के पुरुष और महिला नागरिकों को दिए, खासकर महिलाओं को दिए। ऐसा लगा कि ये जनता के हितैषी हैं, देश के हितैषी हैं और बहुत अच्छी सरकार है। लेकिन बाद में जब इन्होंने अपना रंग दिखाया, अपने विरोधियों का इन्होंने भी कत्लेआम करवाया। पता नहीं कितने हजार लोगों को बेमौत मारा गया इनके शासनकाल में, इनके इशारों पर, और कितने लोग देश छोड़ करके शरणार्थियों की तरह जिंदगी जीने के लिए दुनिया के अन्य देशों में भी विवश हुए। ऐसी हुई। फिर एक खबर आई कि सद्दाम हुसैन परमाणु हथियार बना रहे हैं, एक से खतरनाक हथियार बना के रख रहे हैं जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, ऐसा आरोप लगाया गया। और इस तरह का आरोप सबसे ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा लगाया गया। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक टीम बनाई, जांच कमेटी बनाई। वो टीम, वो जांच कमेटी इराक पहुंची, उसने अच्छी तरह से जांच किया और उसको जांच में ऐसा कोई भी हथियार नहीं मिला। फिर उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी कि नहीं, इराक में ऐसे कोई भी खतरनाक हथियार नहीं है, तबाही वाले हथियार नहीं है। लेकिन फिर भी यूएसए अपनी जिद पर रहा कि नहीं, यह गलत है, ऐसा नहीं है, इराक में खतरनाक हथियार हैं, सद्दाम हुसैन ने बना करके रखे हैं। और यूएसए की जांच कमेटी, यूएसए की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो इराक भेजी जाए और इराक जाकर के वो जांच करे। सद्दाम हुसैन साहब तो वैसे ही तानाशाह थे और जिद्दी थे, वो कैसे मान जाते। उन्होंने भी स्पष्ट मना किया, दो टुक मना किया कि नहीं, जब यूएनओ की इन्वेस्टिगेशन टीम अपना इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है तो फिर यूएसए की टीम क्यों करेगी और नहीं करेगी। उन्होंने उस टीम को अपने देश में आने से मना कर दिया। इन्हीं सभी बातों को लेकर के ये तनाव बढ़ता चला गया इराक और यूएसए के बीच। फिर यूएसए के सहयोगी देश और यूएसए ने मिल करके, यूएसए के सभी सहयोगी देशों जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था, तो यूएसए के सभी सहयोगी देशों ने मिलकर यूएसए के साथ मिलकर के एक युद्ध की योजना बनाई और गल्फ वार हुआ। गल्फ वार हुआ सन 2003 में, खाड़ी युद्ध। और उस गल्फ वार में, उस खाड़ी युद्ध में पूरा इराक तबाह हो गया। और युद्ध की समाप्ति तब हुई जब सद्दाम हुसैन को उसी के मांद में से खींच करके अमेरिकी फौज ने मारा। सद्दाम हुसैन मारा गया और गल्फ वार समाप्त हुआ। उसके बाद जो इराक में सरकार बनी वो यूएसए की कठपुतली सरकार बनी। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद भी वहां पर कोई खतरनाक हथियार नहीं मिला। अगर खतरनाक हथियार होते तो उस युद्ध में उसका प्रयोग इराक जरूर करता, वो अमेरिका को बख्शता नहीं। उसका प्रयोग वो जरूर करता, लेकिन उसने प्रयोग किया नहीं। इससे भी जाहिर होता है कि उसके पास ऐसे कोई भी खतरनाक हथियार थे ही नहीं, तो ये प्रयोग कहां से करे। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद भी चप्पा चप्पा छान मारा, अमेरिकी फौज ने मारा
तब भी इराक में कहीं ऐसे खतरनाक हथियार नहीं मिले जिसके दावे किए जा रहे थे। इन झूठे दावों की बदौलत पूरे एक देश का सत्यानाश कर दिया गया। वहां पर इतनी बड़ी क्षति हुई कि जिसकी भरपाई कई वर्षों तक में भी नहीं हो सकती। तो देखा हमने यहां पर, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ उस युद्ध के खिलाफ था, उस समय वहां के महासचिव, अभी बताया था कि उसके जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, महासचिव होते हैं, जनरल सेक्रेटरी, और जनरल सेक्रेटरी थे कोफी अन्नान। और कोफी अन्नान साहब ने कहा कि यह जो युद्ध है ये बेवजह युद्ध हो रहा है, अमेरिका इराक को बेवजह तबाह कर रहा है। तो हमने देखा कि जिसको सुरक्षा करने के अधिकार मिला उसी ने सुरक्षा को असुरक्षा में बदला और दुनिया के एक देश को तबाह किया बेवजह, जबकि उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की टीम थी। फिर भी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने ऐसा किया। तो इन सबको देखने के बाद यह निर्णय निकलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में लोकतंत्र है, पर वो लोकतंत्र इतना कमजोर है कि उसी के सदस्य देश उस कमजोरी का फायदा उठा करके दुनिया में मनमानी करते हैं। यानी कि पूर्णतः लोकतंत्र इसमें नहीं है और संयुक्त राष्ट्र संघ को पूर्णतः लोकतांत्रिक बनाने की जरूरत है और उसकी प्रक्रिया तेज होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उसको पूर्णतः लोकतांत्रिक बनाया जाना चाहिए। उसमें सुधार की जरूरत है, आवश्यकता है। अब हमको बात करने थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में किस हद तक सफल रहा। तो उद्देश्यों में इस हद तक सफल उसने रहा कि अभी तक तृतीय विश्व युद्ध को उसने नहीं होने दिया संयुक्त राष्ट्र संघ ने, और संयुक्त राष्ट्र संघ के कारण दुनिया में कई सारी महामारियों का नामो निशान मिट गया। यानी कि WHO ने उस हद तक काम किया कि बहुत सारे महामारियों का नामो निशान मिट गया। अब वो बीमारियां कहीं नहीं होती। उनमें से कि कोई बीमारी अगर किसी को होती भी है तो कई बार वो बिना इलाज के ठीक होती है या थोड़े से इलाज से ठीक होती है। इसमें उसका योगदान है। फिर WTO के कारण विश्व भर में व्यापार हो रहा है, वैश्विक व्यापार कायम है, ये तो सफलता है। अब उसमें भी उतार चढ़ाव है, कमी बेशी है, ये ठीक है, लेकिन कायम है, ये एक सफलता है। WLO के माध्यम से दुनिया भर के मजदूरों को कई सारे अधिकार मिले और उनके कई सारे अधिकारों की रक्षा हुई है। हालांकि अभी भी उनके अधिकारों की रक्षा करने और उनके अधिकारों की रक्षा की मजबूती प्रदान करने की जरूरत है। यूनिसेफ के माध्यम से हमारे देश में भी आंगनबाड़ी जैसी संस्थाएं चलाई जा रही हैं और उससे भी काफी हद तक लाभ है। यूनेस्को ये भी अपना काम अच्छी तरह से कर रही है, बहुत हद तक कामयाबी मिली है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने दुनिया के बहुत सारे देशों की आर्थिक मदद की है और ऐसी परिस्थितियों में उनकी मदद की है कि अगर मदद नहीं मिलती तो वो देश पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। हमें भी IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ से कई बार कई तरह की आर्थिक मदद मिली है। तो इन सभी मामलों में हम देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ सफल रहा है। कहां सफल नहीं रहा ये देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के रहते रहते भारत और पाकिस्तान के बीच में कई युद्ध हो गए। भारत और चीन के बीच में युद्ध हो चुका है। ईरान और इराक के बीच युद्ध हो चुका है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में युद्ध हो गया है। अमेरिका ने इराक के साथ 2 बार गल्फ वार कर लिया है। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने और उसको मारने के चक्कर में अफगानिस्तान पर आक्रमण करके उसको तबाह कर चुका है। श्रीलंका की जो समस्या है LTTE और वहां के सरकार के बीच की समस्या का हल संयुक्त राष्ट्र संघ निकालने में नाकामयाब रहे। ऐसे दुनिया के कई सारे देशों के बीच जो विवाद हैं उन विवादों को सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र संघ नाकाम रही है।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ के रहते रहते वैश्विक शांति को खतरा तो रहा है, पूर्णतः वैश्विक शांति कायम नहीं रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में दो महाशक्तियां उभर करके आई थी, दो सुपर पावर्स थे, यूएसएसआर और यूएसए। लेकिन और उन दो महाशक्तियों के कारण पूरी दुनिया कोल्ड वार में चली गई थी, शीत युद्ध में चली गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ उस शीत युद्ध को, उस कोल्ड वार को खत्म नहीं कर सका, लेकिन हां उस कोल्ड वार को हॉट वार में बदलने से रोकने में कामयाब रहा था। 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद एक ही सुपर पावर रह गया, यूएसए, और वो अभी तक पूरी दुनिया पर अपनी दादागिरी चला रहा है। तो जरूरत है कि वैश्विक लोकतंत्र को मजबूत बनाया जाए, और ये जो वैश्विक संस्था है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसको लोकतांत्रिक रूप से पूर्णतः मजबूत बनाया जाए। यहां पर हमारा ये चैप्टर 1 द एंड होता है। अब आपकी जिम्मेदारी है इस चैप्टर 1 को बिल्कुल शुरू से अंत तक वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाय कॉमा पढ़ना है, समझना है, इंपॉर्टेंट थिंग्स को अंडरलाइन करना है, उसको देर एंड देर याद करना है, और हर लाइन से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न क्या बनता है, उन प्रश्नों को तैयार करना है और उनके उत्तर भी तैयार करने हैं, और चैप्टर के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके भी उत्तर आपको तैयार करने हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू।